वंदे मातरम सिंधरी फिल्म सिटी यूट्यूब चैनल के सभी प्यारे दर्शकों और श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। वार्ता के इस स्तंभ में आज सुनिए वंदना विद्या मंदिर जालोर के निदेशक श्री देशाराम जी की एफएम रेडियो के एंकर से आरटीई पर विशेष वार्ता। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो V1 90.8 FM और आइए आज हम बात करते हैं राइट टू एजुकेशन, बाल शिक्षा का अधिकार जो है उसके ऊपर। और इस पर वार्ता देने के लिए हमारे साथ है श्री देशाराम जी माली है। देशाराम जी, स्वागत हमारे स्टूडियो में। देशाराम जी निदेशक हैं वंदना विद्या मंदिर विद्यालय राजेंद्र नगर के और ये सदस्य हैं जिला समान परीक्षा व्यवस्था समिति जालोर के और शिक्षा संगम पत्रिका जिला जालोर और बहुत से पत्र पत्रिकाएं निकालते रहते हैं और बहुत से इनके जो लेख हैं वो नष्र हुए हैं अलग अलग समय पर। तो सबसे पहले तो देशाराम जी स्वागत हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद सर। और आज अपन जो बात करने वाले हैं वो शिक्षा के अधिकार के ऊपर बात करते हैं। वो एक संस्कृत में दोहा मुझे याद आया कि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पास्ती न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। जिस प्रकार से हंसों के मध्य में कौवा शोभित नहीं होता है, उसी प्रकार से अशिक्षा तो एक अभिशाप है, एक बहुत बुरी चीज है। तो ये राइट टू एजुकेशन जो है ये एक्ट क्या है? सर, जैसे आपको पता है अपना जो देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है जी, और उसका जो कानून बनाने का काम जो संसद करती है जी, और बच्चों की शिक्षा को लेकर के 2009 में एक कानून बना जी, अपने सदन के तीनों सदनों द्वारा पास हुआ जी, जिसको निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम जी के नाम से या राइट टू एजुकेशन नाम से इसको बिल्कुल निःशुल्क बच्चों को शिक्षा दी जाए। ये कब लागू हुआ था आपने बताया अभी? हाँ, ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। ठीक है। और इसमें क्या सरकारी स्कूल ही आते हैं, कोई प्राइवेट भी आते हैं? नहीं सर, इसमें सरकार के भी दायित्व है जी, निजी विद्यालयों को भी दायित्व है जी, अभिभावकों को भी दायित्व है। तो इस तरह से निजी विद्यालयों को भी उसमें ऐड किया हुआ है, क्योंकि निजी विद्यालय सरकारी के साथ साथ में भी शिक्षा के क्षेत्र में बराबर की भूमिका निभा रहे हैं जी, तो उनको छूता नहीं रखा जा सकता। बिल्कुल, तो उनके भी दायित्व भी है। ये उन्होंने अंदर दे दिए। तो जब सरकारी विद्यालय निःशुल्क शिक्षा दे ही रहे हैं तो फिर ये निजी स्कूलों को ये प्रावधान क्यों दिया गया? सर, जैसा आपको पता है कि जब कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे सरकारी नौकरी लेना है तो उसके दिमाग में एक होता है कि मैं मेरी फैमिली को सिक्योर कर दूं, मैं संतुष्ट हो जाऊं। उसको बहुत बड़ा कुछ करना नहीं होता है जी। टैलेंट होने के बाद में भी वो अपनी सिक्योरिटी के हिसाब से सरकारी जॉब में जाना चाहता है और जब जैसे ही सरकार में हो जाएगा जी तो जो उसको मेहनत करनी चाहिए कि उतनी वो मेहनत नहीं कर पाता। नहीं करने के उपरांत भी उसको ऐसा तो प्राप्त उसमें होता बहुत से है। अच्छे लोग भी होते हैं सरकारी में, ऐसी बात नहीं। हाँ, ऐसा बुराई अपन नहीं सोचते, लेकिन सरकारी नौकरी का एक करेज ज्यादा है। अच्छे लोग भी उसमें होते हैं जी, तो उनके ऊपर दूसरे बहुत सारे काम भी थोपे जा सकते हैं, जी, जनगणना का, पशुगणना का, बीओ वगैरह। तो जो अभिभावकों की जो मंशा है जी, उस अनुसार सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती। इस कारण से लोगों का आकर्षण निजी विद्यालयों के प्रति थोड़ा ज्यादा रहता है। तो उसमें क्या जो संपन्न वर्ग है जी, वो तो निजी विद्यालयों में एडमिशन करवा लेता है, लेकिन गरीब तबके के जो लोग हैं उनके लिए ये परेशानी आ जाती है। और ये बात किसी न किसी रूप में सरकार मानती है जी, इसलिए 25% प्रावधान निजी विद्यालयों को भी दे दिया है। नहीं, और ऐसा भी देखा गया है कि जहाँ सरकारी विद्यालयों के जो अध्यापक हैं उनके भी बच्चे मैंने देखा है आज तक कि वो प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ते हैं। हाँ, जितने भी चाहे हाईएस्ट लेवल से देख करके जब लोएस्ट जिला लेवल तक भी आते हैं, पंचायत लेवल तक भी सरकारी कर्मचारियों के, इवन के अध्यापकों के बच्चे भी निजी विद्यालयों में पढ़ते हैं। चलिए, ये हमारी एक अलग बात है, अपना ये विषय नहीं है। तो ये इसकी फीस कौन देता है? सर, निःशुल्क शिक्षा की जो फीस है जी, अपने राज्य सरकार अपने जो इस आरटी की धारा 12(2) के प्रावधान के अनुसार सरकार को देनी होती है। सरकार देती है ये फीस है, मतलब अच्छा, अपने आप जो निजी विद्यालय में भी जो देती है। और राजस्थान में जितने अपन तो राजस्थान की बात करते हैं, जालोर की बात करते हैं, तो ये प्रवेश कितने कब दिया जाता है, कैसे होता है इसका? इसकी जो प्रवेश प्रक्रिया है अभी तो ऑनलाइन की हुई है जी, और हमेशा इसकी जो टाइम फ्रेम मार्च के आसपास आ जाती है जी। ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या अंतर रहता है? शुरुआत में जब ये एक्ट आया था जी, तो 2012-13 में ये प्रभावी था, तब ये सारा सिस्टम ऑफलाइन होता था जी, और 13-14 के बाद में ये सारा का सारा NIC के सहयोग से इसकी एक साइट बनाई, साइट बना ली और सारा का सारा काम है जो ऑनलाइन होता है। वो साइट क्या है, उसका नाम क्या है? PSP पोर्टल बोलो जी, RTE एक्ट जी की साइट बोलो या DRAJ
पर भी जा करके दिया जा सकता है, लिया जा सकता है। तो ये जो अलग अलग संस्थान ये चलाते हैं, बहुत से ये पोर्टल जो चलाते हैं ना, अपने वहाँ जाके भर्ती हो सकता है, कोई अपने घर से भी इसको एंट्री कर सकता है। ये अपने घर से कोई यदि समझदार है, कंप्यूटर का छोटा मोटा जानकार है, इसके पास में एंड्रॉइड फोन है जी, एक ऐप भी आता है, ऐप भी है, वो डाउनलोड करके भी कर सकता है। तो ये एंट्री लेवल की ये कक्षा कौन सी होती है, क्या है ये? सर इसमें प्रावधान ये है कि एंट्री लेवल जिस स्कूल की जो लोएस्ट क्लास है, पहली क्लास से जो स्कूल शुरू हुआ तो उसकी एंट्री क्लास पहली हो गई। और जैसे P3 है, P4 है, P5 है। ये P5 क्या है? इसमें सर क्या है कि निजी विद्यालय पहली से पहले भी बहुत सारी क्लासेस चलाते हैं। हाँ, कोई उसका नाम नर्सरी रखता है, कोई SKG रखता है, KG किंडरगार्टन वगैरह ऐसे रखता है। तो सरकार ने उसको अलग अलग नाम देकर के 3 नाम दे दिए हैं। हाँ। P3, P4 और P5। यदि पहली से 3 साल पहले पढ़ा है तो P3 है। अच्छा। 2 साल पहले उसको पढ़ा तो P4 है। 1 साल पहले पढ़ा तो प्री प्राइमरी समझ लो इसको। तो वो उस आधार पे आप प्रवेश देते हो। तो इसमें पात्र क्या है, कौन बच्चा पात्र है? सर उसमें तो गरीब तबके के बच्चे हैं। नहीं, गरीब तो परमात्मा के आगे सब पूरी दुनिया गरीब है। हाँ, यदि आध्यात्मिक बात करें जी जी नहीं, लेकिन आप गरीब सरकार किसको मानती है? हाँ, सरकार किसको मानती है? इसने सरकार ने 2 भागों में बांटा है समूह को, एक तो दुर्बल वर्ग, एक असुविधाग्रस्त समूह। जी, दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त। ये क्या है, इसको थोड़ा बाइफरकेट कर सकते हो? हाँ बिल्कुल सर। वो क्या है? दुर्बल वर्ग में जिस परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम हो। अच्छा, वो दुर्बल वर्ग है। वो दुर्बल वर्ग है, ठीक है। असुविधाग्रस्त समूह में SC ST, विधवा के बच्चे, विधवा के बच्चे, SIV पीड़ित के बच्चे, कैंसर पीड़ित के बच्चे, दिव्यांग बच्चे, ये सारे हैं जो असुविधाग्रस्त में आते हैं। तो क्या मतलब, जैसे आप अपन जालोर में इस रेडियो के माध्यम से बात कर रहे हैं, तो जालोर के बच्चे ही यहाँ ले सकते हैं या उसका एरिया क्या है, क्राइटेरिया क्या है एरिया का? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जी। जालोर उसके लिए एरिया जो फिक्स है, जैसे 2 तरह की है, एक तो नगरीय निगम होती है, नगरीय निकाय होती है, एक ग्राम पंचायत है। तो जालोर का नगर परिषद के जो एरिया का बालक है वही जालोर में प्रवेश ले सकता है। अच्छा, वहाँ का मूल निवासी भी होना चाहिए उस एरिया का। हाँ, जोधपुर का मूल निवासी जालोर में प्रवेश नहीं ले सकता। ठीक है, तो एरिया की ग्राम के लिए ग्राम पंचायत का एरिया, बिल्कुल बिल्कुल उसी क्षेत्र में ही आप एंट्री ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि पश्चिम बंगाल का आकर कर यहाँ पर उसी वार्ड में अप्लाई करें जिस वार्ड में उसका स्कूल, तो और भी उसको सुविधा रहेगी, प्रायोरिटी उसको दोगे आप। और ये दुर्बल और असुविधाग्रस्त, अभी जो एक अपनी बात चल रही थी समूह, ये क्या होता है? बस वही सर, दुर्बल वर्ग में जिसमें 2.5 लाख से कम वाले हैं, या वो, और असुविधाग्रस्त में SC ST, और OBC वर्ग के जिसकी 2.5 लाख से कम है, MBC, युद्ध विधवा के बच्चे। और ये उम्र क्या बताइए आपने, इसमें किस उम्र के बच्चे प्रवेश पाते हैं? उम्र यदि फर्स्ट क्लास की बात करें तो 5 से 7 साल के बीच में पहली क्लास में प्रवेश पा सकते, 5 से 7। और किस लेवल तक का एजुकेशन इसमें फ्री पाने की उसकी पात्रता है? 8वीं तक के लिए सरकार देती है। और इस सत्र में जो उम्र की गणना जो करते हैं, जैसे कोई भी, तो 5-7 साल का वो कौन सा काउंट होगा भाई, कि ये पहला बच्चा इतने साल पहले जन्मा हो, 1 जुलाई को जैसे आपका सत्र शुरू होता होगा, या जिस किसी भी तारीख को हो? इस साल जो उम्र की जो गणना है 22-23 के लिए, वो 31 मार्च 2023 तक मानी जाएगी। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे हैं आज राइट टू एजुकेशन की। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हमारे साथ श्री देसाराम जी माली हैं, जो वंदना विद्या मंदिर से आते हैं, और हमें बहुत सी जानकारियां राइट टू एजुकेशन, बच्चे किस प्रकार से, पात्र बच्चे मुफ्त में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, इसकी जानकारी देते हैं। और जुड़े रहिए हमसे लगातार और सुनते रहिए रेडियो वी। चलिए देसाराम जी, एक बार फिर से आपका स्वागत। तो हम बात कर रहे थे राइट टू एजुकेशन की, और बहुत सी सुंदर जानकारियां आपने बताई। कुछ प्रश्न मेरे और भी रह गए राइट टू एजुकेशन के बारे में। तो उम्र जैसे है, तो इसका प्रमाण पत्र किस प्रकार से सिद्ध करेंगे कि ये इसी पात्र, इसी उम्र का है? सर, वैलिड प्रमाण पत्र तो जन्म प्रमाण पत्र है जी, जो ग्राम पंचायत या नगर निकाय द्वारा जारी होता है। हाँ, लेकिन कई बार शिक्षा का अभाव रहता है, कई बच्चों के पास ऐसे प्रमाण पत्र होते ही नहीं, परिवारों में किसी ने बनाई नहीं, श्रम से ही नहीं उबर पाता आदमी, नहीं है किसी के प्रमाण पत्र, तब क्या किया जाएगा? हाँ, तो भी वो इससे वंचित नहीं रह सकता। उसके लिए आंगनवाड़ी में यदि कोई गया हुआ है और उसने कोई अभिलेख मेंटेन किया हुआ है जी, तो उसकी कॉपी लगा सकता है।
जी, जहाँ उसकी डिलीवरी हुई है किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, हॉस्पिटल में, उसके रजिस्टर में भी वो तारीख मेंशन है। हाँ, तो भी कहीं भी कोई सरकारी ऐसा दस्तावेज जो छोटा मोटा ही सिद्ध करे कि इसकी निवास यहाँ का है ये, तो वो यहाँ पात्र हो सकता है। लेकिन दूसरी बात ये है कि जब भौतिक सत्यापन आता है स्कूल में जी, तब तक उसको जन्म प्रमाण पत्र बना के देना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तब तक वो बनवा ले, अपना मैनेज कर सकता है और ये दस्तावेज ला सकता है, आपने बताया। और दुर्बल और असुविधाग्रस्त बच्चा है या नहीं है, कल को कोई भी मतलब क्रीमी लेयर का आदमी है वो आके ये पात्रता मांग ले, फिर क्या करते हो? इसके लिए क्या सिद्ध करेगा? किस प्रकार से जो दुर्बल और असुविधाग्रस्त जो मानो, हाँ, कौन से दस्तावेज? उसके लिए दस्तावेज दुर्बल वर्ग के लिए तो 2.5 लाख की आय का एक घोषणा पत्र आता है जी, जो 4 पेज का आता है जी, जिसमें 2 जिम्मेदार व्यक्तियों की गवाही होती है जी, और एक उसका सेल्फ डिक्लेरेशन होता है और एक उसका परिवार का विवरण होता है। इस तरह से 4 पेज का, एक पेज का भी आता है फॉर्म, लेकिन उसमें थोड़ा भरने में दिक्कत आती है, नोटरी करना है, तो 4 पेज वाला जो घोषणा पत्र तो वो सेल्फ अटेस्टेड होता है, इजीली मिल जाता है ई मित्र की दुकानों पे। वो दुर्बल वर्ग के लिए तो वो बनाना पड़ता है, और बाकी जो है SC ST उनके लिए जाति प्रमाण पत्र, विकलांग है तो विकलांगता का सर्टिफिकेट, SIV पीड़ित है तो उसका सर्टिफिकेट। तो ये ऑनलाइन जो फॉर्म आप भर रहे हैं ये कब तक भरे जाएंगे इस साल में? इस सप्ताह 29 मार्च से 10 अप्रैल तक के लिए है। मतलब 10 अप्रैल तक, अब तो 10 अप्रैल तो आई गई समझो ना। हाँ, 9 दिन रहे जी। और इसमें कोई लॉटरी वगैरह, बहुत से बच्चे आ जाएं तो लॉटरी निकालते हो? बिल्कुल सर, लॉटरी निकलेगी इसमें। तो जनरली क्या होता है, बहुत बच्चे आते हैं या कम बच्चे आते हैं? बच्चे तो ज्यादा आते हैं सर। तो कई बार ऐसा देखा गया, कुछ ऐसी स्कूलें हैं जो बच्चों को लेना नहीं चाहती है, बड़ा बुरा प्रश्न है, लेकिन जानबूझ के उनकी कोशिश रहती है कि ऐसा ये जो वर्ग है, बहुत जो अभिजातीय वर्ग के बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वहाँ निम्न स्तर के ये बच्चे आएंगे तो वहाँ का वातावरण खराब होगा। कुछ स्कूलों का ऐसा भी मानना है, तो क्या इस प्रकार का भी जो मेरा ये भ्रांति है, वास्तव में ये सही है या गलत है? देखो, आपकी भ्रांति 80% तो मैं गलत मानूंगा जी। जालोर जैसी सिटी के लिए, बड़ी सिटी में तो ये वाजिब होता है जी। जालोर जो सिटी है उसकी जो फीस का रेशियो भी स्कूलों का कम रहता है जी, तो वो तो चाहते हैं कि मेरे स्कूल में RT के तहत बच्चे आए जी, ताकि उसका पुनर्भरण सरकार से होता है, वो एक 2 मुफ्त में आ जाता है। अच्छा, तो वो तो उल्टा इंतजार करता है कि ये बच्चे आ जाएं तो मेरे को कहीं ना कहीं फीस गवर्नमेंट से सीधा ही एक मुफ्त ही प्राप्त हो जाए। हाँ, 2 किस्तों में मिल जाती है जी जी। हाँ, तो स्कूल वाला का तो प्रयास रहता है जी जी। कई जगह मैंने ऐसा सुनने में आया कि जो बहुत अभिजात्य वर्ग के बच्चे जहाँ पढ़ते हैं ना, जिनकी फीसें ज्यादा है, जहाँ ड्रेस कोड बहुत अच्छा होता है, जहाँ महंगी सब चीज़ों को मेंटेन करते हैं वो, और उसी प्रकार के बच्चे आते हैं। अपन हर तरह की स्कूलें, मैंने मेरे ज़माने में तो प्राइवेट स्कूलें मैं जब पढ़ा तब हुआ ही नहीं करती, अपारा बोलते थे, या छोटी पाठशालाएं एक अध्यापक सोलो जो वही चलाते थे, सब विषय क्या विषय ही नहीं थे, बस गणित समझा ली, थोड़ा बहुत हिंदी समझा लिया, पढ़ा लिया, पहाड़े याद कर लिए। लेकिन अब का जो समय है ये बदल चुका है, तो अभी भी ये आपने कहा कि अपने जालोर के परिप्रेक्ष्य में तो कम से कम ऐसी समस्या नहीं है, हर बच्चे को आप एंट्री तकरीबन मिल जाती है। तो क्या इसमें कभी इनके अभिभावकों को भी बुलाया जाता है क्या? हाँ बिल्कुल, अभिभावक तो स्कूल में रिपोर्टिंग तो ऑनलाइन होती है वैसे। अच्छा अच्छा, फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है। और कोई ऐसी गलत सलत दे दे जानकारी चतुराई से? गलत सलत तो उसके लिए भी उसको अवसर दिया जाता है। अच्छा, या तो सिद्ध करो या फिर निकाल देते हो उस बच्चे को। अवसर दिया जाता है। हाँ, वो अपने डॉक्यूमेंट से ही करवा सकता है। जी जी। और ये विद्यालय में तो आपने बता दिया 10 अप्रैल तक के लिए ही है ये। 10 अप्रैल जी। अच्छा, कोई बच्चा जैसे कहीं पढ़ रहा है, आज तक तो उसने जैसे तैसे करके अपना परिश्रम करके बच्चे को पढ़ा लिया, लेकिन दूसरी तीसरी पांचवी में भी यदि उसको याद आता है और वो बाद में बीच में से प्रवेश लेना चाहता है तो भी मिलता है क्या उसको? नहीं सर, वो RT के तहत एंट्री क्लास में ही प्रवेश मिलेगा। मतलब 0 से ही वो शुरू करेगा? फर्स्ट क्लास से तभी वो उसको मुफ्त शिक्षा का पात्र होगा, वरना बीच में यदि कोई चौथी पांचवी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। और यदि कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि भाई इस वार्ड को छोड़ के पूर्व से पश्चिम की ओर चले गए, स्कूल बदलना पड़े, क्या ऐसा बदलने का कोई प्रावधान है इसमें? वो फिर RT से बाहर हो जाएगा। अच्छा, बाहर ही हो जाएगा जहाँ उसने प्रवेश लिया। गवर्नमेंट ने पहले से व्यवस्था ये कर रखी है कि उस वार्ड का जो बच्चा है वो उसी वार्ड की स्कूल में जी आवेदन करे। नहीं, लेकिन वार्ड में मैं मान लो जैसे किसी एक वार्ड में X वार्ड में उसने आवेदन किया, तो क्या और भी वार्डों में आवेदन कर सकता है? वहाँ की पात्रता पूरी हो गई। नगर निकाय की जितने भी वार्ड है उसकी किसी भी स्कूल में वो कर सकता है जी, लेकिन उससे पहले उसको श्योर होना पड़ेगा कि मुझे 8वीं तक की शिक्षा इसी स्कूल में ग्रहण करनी है।
क्योंकि कई बार जहाँ कुछ बस्तियाँ ऐसी होती है जो पिछड़ी होती है, शहर से दूर होती है, या स्लम जो बस्तियाँ होती है, वहाँ के बच्चे उस स्कूल में ज़्यादा दबाव रहेगा, तो वहाँ तो सब बहुत ज़्यादा संख्या में आ जाएंगी उनकी लिमिट से, तो ज़रूर वो पूरी उस नगर की निकाय की उस सीमा में कहीं भी काम कर सकता है। ठीक है, बहुत सुंदर जानकारियाँ दी। वैसे आप भी एक स्कूल का संचालन करते हैं, आपके यहाँ कितने बच्चे हैं इस प्रकार? सर गत सत्र तक मेरे पास में 42 बच्चे थे जी, तो बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं जी, कोई दिक्कत नहीं, अभिभावक भी संतुष्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद देसाराम जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे और राइट टू एजुकेशन, बच्चों को मुफ्त शिक्षा के बारे में आपने इतनी सुंदर जानकारियाँ दी और हमारे इस श्रोताओं को ये अच्छी जानकारी सुनने को मिलेगी। बहुत बहुत आभार, आप हमारे स्टूडियो में पधारे। मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ और आपका भी स्वागत करता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा जो प्लेटफॉर्म जालोर के लिए एक अभी आपने कहा था कि भगवान से मांगते हैं, तो भगवान ने किसी न किसी रूप में हमको भी ये गिफ्ट दिया है और आप ये FM रेडियो V1 901 चला रहे हैं। ये आपकी बहुत सारी वार्ताएं हमको सुनने को मिलती है जो काफ़ी तारीफ के काबिल है और यूजफुल भी रहती है, तो मैं आपका भी स्वागत और धन्यवाद करना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात, इस रेडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि बच्चे का जो शिक्षा है एक मूल अधिकार है। यदि किसी निजी स्कूल में RT के तहत भी नहीं आ जाए और गरीब है तो उसको भी स्कूल वालों को चाहिए कि वो कैसे न कैसे कहीं न कहीं उसको एडजस्ट करे और उसको पढ़ाए। शिक्षा के अभाव में कुछ नहीं है, शिक्षा ही एक ऐसा है, एक कहावत है कि जहाँ कहीं भी लोकतंत्र है, शिक्षा उसका मूल मंत्र है। तो मूल मंत्र में, उसके जहन में, उसके हृदय में शिक्षा के अलावा कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर से।